नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की तमाम मुद्दों पर हम आपको खबर दिखाते हैं और खबर आपको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने लगातार एक चीज की बातें आपको बताई है और वो है बाल विकास परियोजना में पूरी भारत की बात मैं अगर करूं तो कमीशन के मामला में ये हर विभाग से आगे है। हर विभाग से आगे इसको हम इसलिए बोलते हैं चूंकि इस विभाग में जितनी सारे उच्च अधिकारी हैं, वह चाहे सीडीपीओ हो, चाहे डीपीओ हो, चाहे इसका सुपरवाइजर हो, ये किसी भी प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को बिना कमीशन लिए हुए किसी भी योजना का लाभ उठाने देना ही नहीं चाहते। मैंने हाल ही में आपको कई सारे ऐसे प्रखंड की मामला दिखाया था जहां पर सीडीपीओ खुलेआम तौर पर कमीशन लेते हैं। खुलेआम तौर पर कमीशन लेने की बातें मैंने आपको एविडेंस के साथ वीडियो क्लिप में दिखाता हूं। कई सारे मुद्दों पर हमने आपको दिखाया, लेकिन उन तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। किस लिए नहीं होता है ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कमीशन का जो मामला है ये सिर्फ नीचे तक नहीं है। ये मामला सिर्फ नीचे से शुरुआत होकर के बड़े लेवल तक जाते हैं और बड़े लेवल के और ये कमीशन के मामला जाता है और बड़े लेवल पर इसको काम किया जाता है। लेकिन एक छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारत में बाल विकास परियोजना के नाम पर जितनी सारे योजना आते हैं, उस हर योजना में सीडीपीओ, डीपीओ या उसका सुपरवाइजर बड़ी पैमाने पर जो है कमीशन वसूली करते हैं आंगनबाड़ी सेविका से। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इसका खुल करके विरोध भी नहीं करती हैं। क्यों विरोध नहीं करती हैं ये आपको जानना जरूरत है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि खुल करके विरोध क्यों नहीं कर सकती हैं, ये आप जानिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर ये नौकरी है। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कह सकते हैं, क्योंकि जब तक इस कर्मचारी को, सेविका सहायिका जो कर्मचारी है, इसको अगर सरकारी कर्मी अगर घोषित नहीं करता है, जब तक इनके ऊपर चयन मुक्ति का समस्या बना रहेगा, तब तक आप इसको परमानेंट कर्मचारी घोषित नहीं कर सकते हैं या नहीं आप कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका जो नौकरी की जो मामला है ये आज भी परमानेंट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप इसको कह सकते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको रखे हैं एक खास तौर पर कि आप इसको निगरानी कर सकते हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो जो बड़े अधिकारी है वो आपको चयन मुक्ति कर सकता है, चयन मुक्ति करके आपको हटा सकता है। फिर आप जाइए कोर्ट प्रक्रिया, तमाम मामलाओं को जो है आप समेटिए और बोरा बिस्तारा बांधिए और अपने घर पे चले जाइए। ठीक इसी प्रकार की नौकरी। अब आपको बता दें कि इसमें एक सबसे बड़ा खास तौर ये बात है कि पोषाहार मिलता है और ये सारा खेल इसी पोषाहार पे है। सारा खेल जो है इसी पोषाहार में है और इसी पोषाहार के नाम पर आज आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका शोषण होती है। हम आपको बता दें और आपको भी पता होगा कि इसमें सबसे बड़े अधिकारी जो जिला में होते हैं वो डीपीओ होते हैं। डीपीओ के बाद सीडीपीओ होता है और सीडीपीओ के बाद एलएस होता है जो सुपरवाइजर की काम करता है। और ये तीन व्यक्तियों का जो मामला है कमीशन से शुरू होता है पोषाहार में। पोषाहार के बाद ये चले आते हैं रूम रेंट, जहां पर किराए पर जो रूम लिया जाता है, सेंटर जो चलता है वो किराए पर भी होता है। सरकार ने कई जगहों पर भवन बना करके दिया है, आंगनबाड़ी भवन बना करके दिया कि ताकि इसमें आंगनबाड़ी सेंटर चल सके। लेकिन ऐसे व्यवस्था बहुत कम जगहों पर है। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर एक पंचायत में अगर 12 से 13 वार्ड है या 14-15 वार्ड है, उस 14-15 वार्ड में सरकार केवल 2 से 3 वार्ड में सरकारी भवन का निर्माण करके आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को दिया है। बाकी का जो सेंटर चलता है वो रेंट पर ही चलता है।
मतलब या तो वहाँ समुदाय भवन है या ऐसे सरकार के द्वारा निर्माण किया हुआ भवन है, तो एक दो सेंटरों को एडजस्ट कर दिया जाता है। अब एक दो सेंटर एक ही जगह पर नहीं चलता है, बल्कि वार्ड वार्ड में चलता है। किस वार्ड में सरकार की पहले से बनाई हुई कोई ऐसा व्यवस्था है जहां पर चलता नहीं, तो हम आपको बता दें कि 95% जो सेंटर चलता है वो किराए के मकान में चलता है। और किराए के मकान में भी बहुत बड़ी लोचा होता है। ये लोचा क्या है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो किराए मिलता है गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से जो किराया आता है, ये पूरी देख रेख, ये पूरी निगरानी जो है एलएस और सीडीपीओ का होता है, प्रखंड से। इस प्रखंड से जितनी सारी जो मामला होता है वो पूरा सीडीपीओ के हाथ में होता है। एलएस भी उस पर सिग्नेचर करती हैं। एलएस और सीडीपीओ सिग्नेचर करने के बदले भी जो है उससे पैसे लेते हैं। अब जरा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मामला होता क्या है। बहुत सारे जगहों पर तो 800 रुपये की महीना, 800 रुपये की महीना पर जो है रूम मिला हुआ है और उसमें सेंटर चला रहा है। बहुत सारे जगहों पर 400 रुपये मिलता है, एक महीना का 400 रुपये। अब एक महीना की 400 रुपया मिलता है और 12 महीने होते हैं, 12 महीने होता है। और 12 महीने की किराया पूरे 1 साल के बाद या 2 साल या 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी मिलता है। ये साल में या महीने में नहीं मिलता है, बल्कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि 6 महीने पर या 1 साल पर किराए मिल जाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद ही किराया मिलता है। अब पूरे साल की किराया एक साथ इकट्ठा हुआ, अगर 5 साल की किराया अगर एक साथ अगर इकट्ठा हो गया, अब सीडीपीओ और डीपीओ का नज़र है, सीडीपीओ डीपीओ या सुपरवाइजर का नज़र है कि भैया तुम्हारे तो 4 साल के वेतन मिला है और 4 साल के वेतन तो इतना हुआ और मुझे भी इसमें कुछ कमीशन चाहिए। बड़े पैमाने पर कमीशन लिया भी जाता है। और बड़े पैमाने पर कमीशन लेने के बाद क्या होता है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मजबूरी में इसका भी जो है सौदा करना पड़ता है। बेशक इसकी कोई एविडेंस ना मिले और बिना एविडेंस को ये कमीशन लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसका कोई जोर जबरदस्ती सेविका नहीं कर सकती। अगर जरा सा भी अगर जोर जबरदस्ती अगर सेविका करेगी तो क्या होगा कि ये जो पैसे, जो रूम रेंट का पैसे मिला है वो नहीं मिलेगा और वो सेविका की सर पे इल्जाम होगा कि आपकी सेविका जो है रूम रेंट के ऊपर ध्यान नहीं देता है। और जिसका रूम होता है वो तो अधिकारी को जानता नहीं, वो तो सिर्फ सेविका और सहायिका को बोलेगा कि भाई आप मेरे सेंटर कि जो आप जो सेंटर चला रहे हैं उसका पैसे मुझे चाहिए, चूँकि मेरे मकान में चल रहा है। तो बहुत सारे इस प्रकार के मामला होता है। उसके बाद क्या होता है